नमस्ते। चाणक्य और अर्थशास्त्र, ये नाम सुनते ही मतलब एक महान रणनीतिकार, प्राचीन भारत का शासन तंत्र, ये सब दिमाग में आता है ना। बिल्कुल, एक बहुत ही स्थापित छवि है। हाँ, पर आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस जानी पहचानी कहानी पे कह सकते हैं कुछ बड़े सवाल खड़े करते हैं। तो आज हम इन्हीं स्रोतों को खंगालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि सबूत क्या कहते हैं चाणक्य के होने, ना होने और अर्थशास्त्र से उनके रिश्ते के बारे में। मतलब क्या वो सच में थे और क्या अर्थशास्त्र वाकई उन्होंने लिखा? हाँ, यही गुत्थी है। चलिए देखते हैं क्या मिलता है। सबसे पहली बात जो थोड़ी चौंकाती है वो है चाणक्य के अपने समय के सबूतों की कमी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। माना जाता है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, पर उस दौर का कोई सीधा जिक्र क्यों नहीं? ये वाकई में एक पहेली जैसा है। देखिए, चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजदूत थे, मेगस्थनीज। हाँ, इंडिका वाले। जी, उन्होंने अपनी किताब इंडिका में पाटलिपुत्र शहर, मौर्य प्रशासन, इन सब के बारे में काफी विस्तार से लिखा है। लेकिन चाणक्य या कौटिल्य, जिनका इतना बड़ा रोल माना जाता है, उनका कोई जिक्र मेगस्थनीज नहीं करते। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, अगर कोई व्यक्ति इतना प्रभावशाली था, साम्राज्य बनवाने में जिसका हाथ था, तो उसका जिक्र ना होना थोड़ा अजीब तो है। संदेह होता है। हाँ। और सिर्फ मेगस्थनीज क्यों, उस समय के जो भारतीय स्रोत हैं, जैसे शुरुआती बौद्ध ग्रंथ हैं, दीपवंश या मिलिंदपन हो जी, या फिर जैन साहित्य है, वैदिक साहित्य है, उनमें भी चाणक्य का नाम नहीं मिलता। सही कहा। उनका पहला जिक्र जो मिलता है वो चंद्रगुप्त के करीब 600 साल बाद के ग्रंथों में आता है। 600 साल, बाप रे। हाँ, जैसे पहली सदी का एक जैन ग्रंथ है नंदी सुत्त, उसमें बुद्धिजीवियों की एक लिस्ट है, वहां नाम है, पर मौर्यों से कोई कनेक्शन नहीं बताया गया। ओह, तो ये जो कहानियां हम सुनते हैं, नंदवंश का नाश, चंद्रगुप्त को राजा बनाना, ये सब कहाँ से आया फिर? ये कहानियां असल में बहुत बाद के साहित्य ग्रंथों से आती हैं। साहित्यिक मतलब इतिहास नहीं? हाँ, इतिहास से ज्यादा वो साहित्य है। जैसे विशाखदत्त का नाटक है मुद्रा राक्षस, वो शायद 6ठी शताब्दी ईस्वी का है। अच्छा, यानी चंद्रगुप्त के लगभग 800-900 साल बाद। बिल्कुल। या फिर सोमदेव का कथा सरित सागर है, वो तो और भी बात का है, 11वीं शताब्दी का। इनमें चाणक्य को एक बहुत चतुर रणनीतिकार दिखाया गया है, पर ये लोक कथाओं पर आधारित रचनाएं ज्यादा है, ऐतिहासिक दस्तावेज कम। ये तो दिलचस्प है। तो चाणक्य की ऐतिहासिकता पर तो सवाल उठ गए। अब आते हैं उस ग्रंथ पर जिससे उनका नाम हमेशा जुड़ता है, अर्थशास्त्र। हाँ, अर्थशास्त्र। क्या वो वाकई मौर्यकालीन रचना है? क्या वो चाणक्य ने लिखी? यहाँ भी कई बातें ध्यान देने वाली हैं। पहली और सबसे बड़ी बात तो ये कि अर्थशास्त्र ग्रंथ में अंदर कहीं भी चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य या उनकी राजधानी पाटलिपुत्र का नाम है ही नहीं। क्या बात कर रही हैं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। ये शासन कला पर, मतलब राजनीति और अर्थव्यवस्था पर एक सामान्य सैद्धांतिक किस्म का ग्रंथ है। किसी खास राजा या जगह का जिक्र नहीं करता। ये तो बहुत बड़ी बात है। और इसकी भाषा शैली, क्या वो मौर्यकाल की लगती है? देखिए, विद्वानों का विश्लेषण ये बताता है कि ग्रंथ की जो भाषा है, यानी क्लासिकल संस्कृत, और लिखने का जो तरीका है वो मौर्य काल के बाद का लगता है, क्योंकि उस दौर में जैसे अशोक के शिलालेख वगैरह देखें तो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि ज्यादा चलती थी। अच्छा। संस्कृत का इस्तेमाल शिलालेखों में बाद में बढ़ा। साथ ही एक और बात है, ग्रंथ के अलग अलग अध्यायों की शैली में ना थोड़ा फर्क दिखता है। ओह, मतलब स्टाइल अलग अलग है। हाँ, जिससे ऐसा लगता है कि शायद ये किसी एक आदमी की रचना नहीं है, बल्कि अलग अलग समय पर कई लोगों ने लिखा और बाद में किसी ने उसे कंपाइल किया, मतलब संकलित किया। और संकलनकर्ता का नाम ग्रंथ में कौटिल्य या विष्णुगुप्त बताया गया है, चाणक्य नहीं। कौटिल्य और विष्णुगुप्त, चाणक्य नहीं? जी नहीं। संभव है कि कौटिल्य गोत्र का नाम हो और विष्णुगुप्त उस व्यक्ति का असली नाम हो जिसने इसे संकलित किया। चाणक्य नाम तो वहां भी नहीं है। ये तो पूरी कहानी ही पलट रही है। और मैंने सुना था कि इसमें कुछ ऐसी चीजों का जिक्र भी है जो मौर्य काल में थी नहीं? हाँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बाद के समय की तरफ इशारा करते हैं। जैसे रेशम के लिए चीनपट शब्द का इस्तेमाल हुआ है। चीनपट? हाँ, यानी चीन का रेशम। ये शब्द शायद चीन में किन राजवंश, किन डायनेस्टी के आने के बाद ही ज्यादा पॉपुलर हुआ होगा, जो 221 ईसा पूर्व के बाद आया, चंद्रगुप्त के बाद। अच्छा।
तो ये मौर्य काल से मेल नहीं खाता। सही। इसी तरह संस्कृत में लिखे शिलालेखों का जिक्र है। वो असल में पहली सदी ईस्वी के आसपास जाकर आम हुए। मौर्य काल में तो जैसा कहा प्राकृत और ब्राह्मी ज्यादा थी। और भी कुछ है? हाँ, जैसे श्रीलंका के लिए पार समुद्र शब्द इस्तेमाल हुआ है, जबकि अशोक के शिलालेखों में उसे ताम्रपर्णी कहा गया है। अच्छा, नाम अलग है। जी। और मूंगा यानी प्रवाल, उसका जिक्र है। माने जाता है कि इसका आयात भूमध्य सागर से पहली सदी ईस्वी के आसपास शुरू हुआ। मौर्य काल में इसके पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते। बाप रे। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं जो इसे बाद का बताते हैं, तो फिर ये ग्रंथ कब का माना जाए, मतलब मोटा मोटा? ज्यादातर विद्वानों का मत यही बनता है कि अर्थशास्त्र अपने मौजूदा रूप में मौर्य काल के काफी बाद, शायद पहली या दूसरी शताब्दी ईस्वी के आसपास। दूसरी शताब्दी ईस्वी? हाँ, यानी कुषाण काल के करीब। ये चंद्रगुप्त के समय से लगभग 300-400 साल बाद का समय है। 300-400 साल बाद। तो चाणक्य और कौटिल्य को एक ही मानने वाली बात का क्या? वो पहचान, जैसा मैंने कहा, वो मूलतः बाद के साहित्य से आई है, खासकर मुद्रा राक्षस जैसे नाटकों से। अच्छा। उसका कोई ठोस ऐतिहासिक सबूत नहीं है। ग्रंथ खुद लिखने वाले या संकलनकर्ता का नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त बताता है, चाणक्य नहीं। तो मतलब अगर हम सारे सबूतों को एक साथ रखें? हाँ, तो संक्षेप में यही लगता है कि चाणक्य का एक वास्तविक हिस्टोरिकल फिगर होना वो पक्का नहीं है, संदिग्ध है। हाँ, संदिग्ध है। वो शायद एक लेजेंडरी, एक पौराणिक या साहित्यिक किरदार ज्यादा है, जिनकी छवि बाद में गढ़ी गई, और अर्थशास्त्र से उनका सीधा कनेक्शन जोड़ना मुश्किल है सबूतों के आधार पर। और अर्थशास्त्र, बेशक वो एक बहुत ही कीमती अमूल्य ग्रंथ है, शासन कला, अर्थनीति, रणनीति पर उसके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। पर ऐसा लगता है कि ये मौर्य काल के सैकड़ों साल बाद कई लोगों के योगदान से तैयार हुई एक रचना है। लेखक कोई भी हो, समय कोई भी हो, ग्रंथ का महत्व अपनी जगह है, लेकिन ये हमें कह सकते हैं इतिहास की बनी बनाई धारणाओं पर सवाल उठाने का एक मौका जरूर देता है। बिल्कुल सही कहा। इससे ये भी पता चलता है कि इतिहास कैसे बनता है, कैसे किंवदंतियां सच मान ली जाती हैं, और तथ्यों की, सबूतों की बारीकी से जांच कितनी जरूरी होती है। खासकर जब उस दौर के सीधे प्रमाण उपलब्ध ना हो। सही बात है। खैर, जाते जाते एक सवाल मन में आता है, और शायद सुनने वालों के मन में भी आए, जी। कि अगर चाणक्य ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे, या उनका जो रूप हम जानते हैं वो कहानियों ने गढ़ा है, तो फिर भारतीय मानस में उनकी ये इतनी शक्तिशाली और स्थायी छवि बनी कैसे, क्यों बनी? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए। इस पर विचार किया जा सकता है।